वर्ष 1197। नालंदा महावीरा। दिन सुहाना, मौसम साफ। हमेशा की तरह नालंदा में रह रहे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था, तो कोई मेडिटेशन हॉल में ध्यान कर रहा था, तो कोई टेम्पल में पूजा कर रहा था। नालंदा में उस वक्त लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। इन्हीं में से एक बौद्ध भिक्षु, जिसका नाम धर्मा था, नालंदा की गेट से बाहर आया। उसके साथ ही साथ उसका एक दोस्त, जिसका नाम आनंद था, वो भी उसके साथ बाहर आया। दोनों ने बाहर में देखा कि एक बहुत बड़ी तेज़ तूफान की दीवार उनकी ओर आगे बढ़ रही है। थोड़ी देर बाद ध्यान से देखने के बाद उनको पता चलता है कि यह कोई तेज़ तूफान नहीं, बल्कि आक्रमणकारियों का एक सैनिक दल का समूह है, जो नालंदा की ओर आगे बढ़ रहा है, नालंदा को ख़त्म करने के लिए। यह सेना किसी और की नहीं, बल्कि बख्तियार खिलजी की थी, जो नालंदा को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ रही थी। दोनों विद्यार्थी विद्यालय के अंदर जाते हैं और सभी को इस बात का सूचना देते हैं, लेकिन इतने में ही बख्तियार खिलजी और उसकी सेना नालंदा पर हमला बोल देती है और नालंदा में जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, सभी को मौत के घाट उतार देती है। वो भी उनके हाथ लगता सभी को गाजर मूली की तरह काट देते हैं। बहुत सारे लोग भाग पाने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि पास के देश नेपाल, तिब्बत, चाइना में जाके शरण ले लेते हैं। वे अपने साथ कुछ पांडुलिपियाँ भी ले जा पाने में कामयाब हो जाते हैं। बख्तियार खिलजी और उसकी सेना नालंदा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, जिसके कारण वह नालंदा की लाइब्रेरी, जिसे धर्मकुंज के नाम से जाना जाता है, जिसमें माना जाता है लगभग 90 लाख किताबें उपलब्ध थी, में आग लगा देता है और यह आग लगभग 90 दिन तक जलती रहती है। बख्तियार खिलजी कौन था और बख्तियार खिलजी ने नालंदा को क्यों डिस्ट्रॉय किया और नालंदा उस वक्त इतना फेमस क्यों था, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना प्लस आलम प्लस दा, जिसका मतलब होता है कभी ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। नालंदा की स्थापना सम्राट अशोक के टाइम से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने जब बुद्धिज़्म को अपनाया था, तो उन्होंने कई सारी टेम्पल्स और यूनिवर्सिटीज़ का स्थापना की थी, जिनमें से एक नालंदा महावीरा है। उस वक्त महाविद्यालय की जगह महावीरा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट और एक लेखक हैं मिन्हाज सिराज नाम के, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक तबाक़त-ए-नसीरी में लिखा है कि नालंदा महावीरा की स्थापना गुप्ता डायनेस्टिक में कुमार गुप्ता वन ने करवाई थी। नालंदा लगभग 50 से 60 एकड़ में फैला एक विशालकाय यूनिवर्सिटी था, जिसमें देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे, जिसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, तिब्बत, नेपाल, पर्शिया और टर्की जैसे देश शामिल थे। नालंदा केवल एकमात्र रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जिसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा छात्र, जिसमें बौद्धिस्ट और नॉन बौद्धिस्ट थे, और लगभग 2,000 से भी ज़्यादा आचार्य रहा करते थे। नालंदा को चलाने के लिए वहाँ के राजा ने नालंदा के आचार्य को वहाँ के आसपास के 200 गांवों के टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी दी थी, जो कि वहाँ से टैक्स कलेक्शन करके नालंदा के सारे खर्चे उठाए, जिसकी वजह से नालंदा के पास बहुत सारा पैसा था। उस वक्त नालंदा के पास ना केवल ज्ञान का भंडार था, बल्कि बहुत सारा पैसा भी था। नालंदा में अटैक करने के कई कारणों में से एक कारण तो उसकी पूंजी और संपत्ति थी। नालंदा में पढ़ाई जाने वाली सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स, साइंस, फिलॉसफी, लॉजिक, मेडिसिन, स्पेस और बहुत सारी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। यहाँ से पढ़ने वाले प्रमुख स्टूडेंटों में से हर्षवर्धन, आर्यभट्ट, धर्मपाल, असंगा, पद्मसंभव, नागार्जुना, जुआंगजेंग और इत्सिंग जैसे चाइनीज़ ट्रेवल शामिल हैं। नालंदा के पास ना केवल सबसे ज़्यादा पैसा था, बल्कि नालंदा उस वक्त पूरी दुनिया में ज्ञान का केंद्र माना जाता था। नालंदा की सबसे बड़ी खासियत उसकी लाइब्रेरी थी। उसकी जो सबसे बड़ी मजबूत कड़ी या फिर जो उसकी धरोहर बोल सकते हैं, वह उसकी लाइब्रेरी थी, जिसे धर्मकुंज के नाम से जाना जाता था। इसको 3 ब्लॉक में बांटा गया था, जिन तीनों ब्लॉकों को अलग अलग नाम से जाना जाता था। पहले ब्लॉक को रत्न सागर, दूसरे को रत्न दधी और तीसरे को रत्न रंजक के नाम से जाना जाता था। इसमें लगभग 90 लाख पुस्तकें थी और ऐसा माना जाता है कि जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा की इस महान लाइब्रेरी को आग लगाया, तो लगभग यह आग 3 महीने तक लगी रही थी। बख्तियार खिलजी का पूरा नाम मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, जिसका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था, लेकिन उसकी जाति टर्किश थी। वर्ष 1192 में वह कामकाज की तलाश में हिंदुस्तान आया था। शुरुआत में तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना में शामिल होना चाहता था और एज ए सिपाही ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन उसकी कद काठी बहुत ज़्यादा छोटी थी, जिसकी वजह से उसको सेना में शामिल नहीं किया जाता है। उसी दौरान उसको पता चलता है कि उसके एक चाचा जो बदायूं में रहते हैं, वह मोहम्मद गौरी की सेना में सिपाही हैं,
इसके बाद वो अपने चाचा से जाके मिलते हैं और उसके बाद वह सेना ज्वाइन करते हैं, जिसके बाद बख्तियार खिलजी की पूरी किस्मत ही पलट जाती है। बख्तियार खिलजी और उसके चाचा मिलकर बिहार के कई छोटे छोटे गढ़ों पे अटैक करते हैं और उन पे अपना कंट्रोल कर लेते हैं। देखते ही देखते बख्तियार खिलजी बिहार पे अपना पूरा कंट्रोल ले लेता है। एक समय ऐसा आया कि बख्तियार खिलजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वह इलाज के लिए अपने हकीमों को बुलाया, लेकिन उसके हकीम लोग उसकी बीमारी का तोड़ नहीं ढूंढ पाए। तो उन्हीं में से किसी ने सलाह दिया कि आयुर्वेद के विख्याता आचार्य राहुल श्रीभद्रा जो नालंदा में पढ़ाते हैं, वो आपकी बहुत अच्छे से इलाज कर पाएंगे, उनको आप बुलाइए, उनसे आप इलाज करवाइए। लेकिन शुरुआत में बख्तियार खिलजी इस प्रपोजल को पूरी तरीके से मना कर देता है, लेकिन बाद में जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो उसको आचार्य राहुल श्रीभद्रा को बुलाना ही पड़ता है। जैसे कि आचार्य राहुल श्रीभद्रा बख्तियार खिलजी को देखते हैं और उसके बॉडी का इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद वो समझ जाते हैं कि उसको क्या बीमारी है। उसके बाद वो वहीं पे बैठ के दवाइयाँ बनाना चालू कर देते हैं, जिसे देख करके बख्तियार खिलजी आचार्य राहुल श्रीभद्रा को बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, अगर तुमने मुझे बिना दवाई दिए ठीक कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम हमारे हकीमों से ज़्यादा तुम विद्वान हो, तुम महान हो। शुरुआत में आचार्य राहुल श्रीभद्रा बख्तियार की इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अपनी एक शर्त रखते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें मुझे डेली 10 पेजेस कुरान के पढ़ के सुनाने होंगे। बख्तियार खिलजी तो मान जाता है, क्योंकि जात से तो वह मुसलमान है और बेड़ी में तो पड़ा है, कौन सा युद्ध लड़ने के लिए उसको जाना है, तो ठीक है सुना देंगे। दोनों अपनी अपनी शर्तों पे रहते हैं। बख्तियार खिलजी डेली 10 पेजेस कुरान के पढ़ के आचार्य राहुल श्रीभद्रा को सुनाते हैं। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव आ जाता है और उसकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, जिसे देख के बख्तियार खिलजी चौंक जाता है। वो समझ नहीं पाता कि इसने मुझे बिना दवाई दिए कैसे ठीक कर दिया। तो आचार्य राहुल श्रीभद्रा से वो पूछता है कि तुमने मुझे ठीक कैसे किया। तो आचार्य राहुल श्रीभद्रा बताते हैं कि मैंने कुरान के पन्नों में दवाई की लेप लगा दी थी, जिससे जब भी तुम पेज को पलटते थे तो वह तुम्हारे हाथों के माध्यम से मुंह में जाके पेट में जाता था और तुम ठीक हो गए। यह सुन के बख्तियार खिलजी बौखला गया और उसने ठान लिया कि हमारे हकीमों से ज़्यादा इन काफिरों के पास कैसे नॉलेज है, ये हमसे ज़्यादा क्यों काबिल है। हम इनकी पूरी की पूरी नस्ल को ख़त्म कर देंगे। इनका जो भी सोर्स ऑफ ज्ञान है, जिनकी वजह से इतना महान बने हैं, उसको हम पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। यही एक कारण था कि एक आदमी के इनसिक्योरिटी और जेलसी की वजह से 800 साल पुरानी यूनिवर्सिटी को जला के राख कर दिया जाता है। नालंदा में इससे पहले भी 2 आक्रमण हो चुके थे, लेकिन पहले 2 आक्रमण के बाद नालंदा को वापस से रीबिल्ड कर लिया गया था, लेकिन तीसरे आक्रमण के बाद नालंदा को वापस से रीबिल्ड नहीं किया गया। मेरा रीज़न तो यही था कि वहाँ पे जितने भी आचार्य पढ़ाते थे उन सबको मार दिया गया था और नालंदा की अनमोल ट्रेजर जो उसकी लाइब्रेरी थी उसको भी आग लगा दिया गया था। तो उसको वापस से रिवाइव करने का कोई उद्देश्य बचा ही नहीं। बिहार और बंगाल पे कंट्रोल करने के बाद बख्तियार खिलजी की नज़र असम और तिब्बत पर थी। उसको कहीं से पता चला कि यहाँ के लोगों के पास बहुत ज़्यादा सोना चांदी है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अमीर है, तो अब हम अगला अटैक असम पे करेंगे। लगभग 10,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ब्रह्मपुत्र नदी के सहारे आगे बढ़ती है। लेकिन बंगाल वाला क्षेत्र उनके लिए बिल्कुल भी नया था, उनको यहाँ के रास्ते मालूम नहीं थे, जिसकी वजह से उसकी सेना को बहुत ज़्यादा तकलीफ देखना पड़ रहा था। तो बख्तियार खिलजी ने सोचा कि यहाँ के किसी लोकल आदमी को हायर करेंगे तो वो बहुत अच्छे से हमें बता पाएंगे कि असम जाने का रास्ता कहाँ से होके जाता है। असम और बंगाल वाले क्षेत्र में बहुत सारी जनजातियाँ रहती है, जिनमें से एक जनजाति जिसका नाम मेष था, उसके सरगना को बख्तियार खिलजी बहला फुसला के अपनी सेना में शामिल कर लेता है और लगभग यह आदमी उसको 10 दिनों तक आगे गाइड करता है और ब्रह्मपुत्र नदी के सहारे वो आगे बढ़ते बढ़ते तीस्ता नदी के पास पहुंचता है। तीस्ता नदी में एक बहुत बड़ा पत्थर का ब्रिज था, जिसको पार करने के बाद असम पहुंचा जाता था। असम को उस वक्त कामरूप के नाम से जाना जाता था। खिलजी जैसे ही कामरूप राज्य पहुंचता है तो वहाँ के राजा पृथ्वीराज को उसके आने का पता बहुत पहले से चल चुका था, तो वो अपनी नीति बहुत पहले से बना चुके थे कि खिलजी जैसे ही हमारे राज्य में एंट्री करेगा तो उसके पीछे हटने के सारे रिसोर्सेज, सारे रास्ते हम खत्म कर देंगे, सारे रास्ते बंद कर देंगे और उसकी सेना जो इतने दिन से पैदल आ रही है वो भूख से ग्रस्त है, तो उसके खाने पीने के जितने भी आइटम आसपास के गांव में उपलब्ध होंगे उसको भी हम लोग खत्म कर देंगे और गांव में जितने भी लोग होंगे उन सबको हम लोग खाली करवा देंगे पहले से, ताकि जब खिलजी और उसकी सेना वहां आए तो सिर्फ और सिर्फ हथियार और युद्ध के अलावा उसको वहाँ पे कुछ भी ना मिले।
इसके अलावा राजा पृथ्वीराज ने एक और काम किया कि वहाँ के जो कुएं थे, वहाँ के तालाब थे, उसमें जहर मिला दिया था ताकि जब उसकी सेना प्यासी होकर बाद पानी पिए तो पीते ही मर जाए। राजा पृथ्वीराज ने एक और खेल खेला कि वहाँ की जो लोकल जनजाति थी उसको हथियार दे दिए और बोला कि जैसे ही खिलजी की सेना तुम्हारी ओर आगे बढ़े तो तुम लोग उस पर आक्रमण कर देना, हम लोग पीछे से तुम्हारी मदद करेंगे। और होता भी यही है, जैसे ही खिलजी आगे गांव की ओर बढ़ता है तो लोकल ट्राइब्स उन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच में जंग होता है। खिलजी इस जंग को जीत जाता है, लेकिन उन्हीं में से किसी एक से पता चलता है कि एक बहुत बड़ी सेना राजा पृथ्वीराज की लगभग 50,000 घुड़सवार सैनिकों की सेना आक्रमण करने के लिए खिलजी की ओर बढ़ रही है। यह बात सुन के खिलजी के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद खिलजी सोच में पड़ जाता है कि आगे युद्ध लड़ूं या पीठ दिखा के भाग जाऊं। वह दूसरा ऑप्शन चूज करता है, वह पीठ दिखा के भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वह नदी के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि उसने जिन 2 आदमियों को नदी की रक्षा के लिए रखा था वो तो मर चुके हैं और जो ब्रिज है वो टूट चुका है। तो वहाँ दूसरी तरफ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है नदी को तैर करके जाने के अलावा। इसी बीच राजा पृथ्वीराज अपनी सेना के साथ खिलजी के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और लगभग सारे सैनिकों को मार देते हैं। लेकिन बख्तियार खिलजी यहाँ पे अपने 100 सैनिकों के साथ भाग पाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद बख्तियार खिलजी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद उन्हीं के सेना में से एक सिपाही जिसका नाम था अली मर्दान एक बार नींद में ही उसकी गोली मार के हत्या कर देता है, जिसके बाद बख्तियार खिलजी की पूरी कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन जिस तरह उसने नालंदा में बौद्ध भिक्षुओं को निहत्थे मारा था, बिल्कुल उसी तरह पृथ्वीराज ने उसके 10,000 सिपाहियों को मौत के घाट उतारा था। 10,000 के बदले 10,000।